अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डिबेट का सिलसिला जारी है। आपने 8 से 9 ये डिबेट देखी और आप 10 से 11 भी आप ये डिबेट देखेंगे कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मसाइल किस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं। 8 से 9 भी हमारे माहिरीन आपके सामने कुछ तजावीज़, कुछ खदशात रख रहे थे। क्यों फवाद, डॉक्टर अब्बास सुलैरी साहब सर सुलैरी साहब से मैं जो 8 से 9 का हमारा प्रोग्राम था उसमें मैं जो टाइम था उसमें एक सवाल छोड़ के गया था। सुलैरी साहब, इस्लामाबाद के बाबू क्या ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होते जिस वक्त पॉलिसी साजी हो रही होती है या जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराने की, तो क्या इस बात को हम जहन में रखते हैं कि हमारे पास काश्तकार छोटी जो है वो अराजी वाला भी है जिसके पास 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ है? क्या जिस तरह से हैदर जमान साहब जैसा बड़ा काश्तकार अगर ये कहता है कि मैं ड्रोन रेंट पे लेता हूँ, तो क्या पॉलिसी बनाते वक्त हम ये सोचते हैं कि वो इक्विपमेंट, वो तमाम चीज़ें भी उसको फराम की जाए? फिर बीज की बात आ गई, कार्टिलाइजेशन के ऊपर फिर बाद में ज़रा हम बात करते हैं सर, लेकिन पॉलिसी के हवाले से ठंडे कमरे में बैठा जो हमारे जैसा बाबू है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका अकेला नाम नहीं लिया, हम सब भी उसमें शामिल हो जाएं, वो वाकिफ़ होता है कि ज़मीन पे कितनी गर्मी लगती है? जी शुक्रिया फवाद। पहले तो जो पिछले सेगमेंट बहुत जीरक मौसम भट्टी रिसर्च साहब ने जो बात एनालिस्ट की हैं और हकाइक बेस्ड उसकी मैं तायद करता हूँ कि मौसम भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि सब्सिडी जो है और इवन जो स्पोर्ट प्राइस है वो मिसयूज होती है। वो यानी मैं स्पोर्ट प्राइस जो है इसको डबल करने के हक में हूँ अगर वो मेरी दही गुर्बत को खत्म कर दे। अगर वो मेरी दही गुर्बत भी खत्म नहीं होती उससे और मेरा जो शहरी कंज्यूमर है उसको भी ज्यादा कीमत पे करनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वो जो स्पोर्ट प्राइस है, सब्सिडी है, वो कहीं पे इंटरमीडिएट के पास जाके रह जाती है, आड़तियों के पास जो रह जाती है, या वो फ्लोर मिल जो है वो उसका फायदा उठा रहे होते हैं। ना उसका फायदा काश्तकार को मिलता है, ना उसका फायदा कंज्यूमर को मिलता है। जो आपने पॉलिसी की बात की, देखिए पॉलिसी साजी में जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट पे भी कहा था कि ये एक प्योरली सूबाई मैंडेट है। वफाक जो है, वफाक इस पे गाइडलाइन तो दे सकती है, लेकिन हर सूबे ने अपने जमीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी जो है ज़राअत की वो खुद तैयार करनी है। लेकिन जो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नजर आता है। आपके 3-4 पिलर है। एक है ज़राई यूनिवर्सिटियाँ, एक है आपके एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, एक है आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो सड़कों पे लिखता है कि गंदम की काश्त फलां हफ्ते तक कर लें या गंदम की कटाई फलां महीने तक कर लें, और चौथा है प्राइवेट सेक्टर जो कि आपको ये सारा टेक्नोलॉजी इनपुट्स दे रहा है जिसमें केमिकल्स और सीड इंडस्ट्री वगैरह शामिल है। अब ये चारों जो है, इन चारों की कोई सिमत आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करती। जो चीज़ हमें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है उस पर रिसर्च नहीं होती, जिस पे रिसर्च होती है उसका एक्सटेंशन वर्कर को नहीं पता, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही एक अलग टेंजेंट पे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चल रहा होता है। तो एक तो हर सूबे को कम से कम इन 4 प्लेयर्स को एक जो है लेके आना चाहिए एक सिमत में कि जी पाकिस्तान में अगर आप एक सब्ज इनकलाब लेके आना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ज़राअत में खुद कफील बनाना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी श्योर करना चाहते हैं, तो ये चारों आपस में सर जोड़ के बैठे पूरे साल का एक प्लान करें। और उसके बाद वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी हो सकती है वो ये है कि वो तमाम सूबों के जो प्लान्स है, प्रोविंशियल प्लान्स, उनको कहीं पे वो ला के उनकी जो है सिंक्रोनाइजेशन करे और उसके मुताबिक जो है रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, एक सूबा दूसरे सूबे से क्या सीख सकता है, उन चीज़ों की तरफ जो है वो बात हो। जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खौफजदा होकर नहीं बैठ सकते कि ये छोटा जो काश्तकार है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। और उसकी मिसाल जो है मैं डिश एंटीना की दिया करता हूँ। मैं और नसरुल्लाह मलिक साहब उस जनरेशन से हैं जब सैटेलाइट एंटीनास आए थे तो स्टेटस सिंबल थे। तो सिर्फ जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, सिर्फ उन्हीं के घरों पे या उन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट पे सैटेलाइट एंटीना होता था। और उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इतना रेप्लिकेट किया कि चंद ही सालों में हर ढाबे पे, हर सड़क पे आपको छोटा सा डिश एंटीना जो है वो नजर आता था। यही हाल इस वक्त आपके सोलर पैनल्स का है। आप पंजाब में देहातों में चले जाएं, लोगों ने अपनी मोबाइल ट्रॉलियों पे एक सोलर पैनल जो है वो लगा रखा है। कभी उसको वो पीटर इंजन पे चला लेते हैं, कभी उसको वो घर पे ले जाते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज से खौफजदा नहीं कि मेरा काश्तकार जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत महंगी है या अफोर्ड नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजी जो रेप्लिकेट होगी ये सस्ती भी होगी और इसका इस्तेमाल जो है वो इंडिजिनस होता चला जाएगा। आज ड्रोन इसलिए रेंट पे लेना पड़ रहा है कि हमारे पास सिविल ड्रोन यूज की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। हम ऑलरेडी इस पे
सिविल एविएशन के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त कोई भी ड्रोन जो इस्तेमाल होता है वो गैर कानूनी है, खा वो शादी ब्याह में इस्तेमाल हो रहा है या वो वैशी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस वक्त एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, SIFC भी इस पे काम कर रही है कि एक पॉलिसी आ जाए ताकि एक जब सिविलियन यूज में इसकी पॉलिसी आ जाएगी तो आप देखेंगे कि ड्रोन रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे और उसका एक सेफ इस्तेमाल जो चल पड़ेगा। जो हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग थी वो तो एक स्कैंडलाइज लफ्ज बन गया, जो 1990 के स्कैंडल आए थे उस पर। लेकिन इस वक्त हमें एक कोलैबोरेटिव फार्मिंग की तरफ जाना होगा। मैं अगर हमारे पास और स्पेशली अपर पंजाब में छोटे रकबे हैं तो कैसे हम उसको मिला सकते हैं आपस में 4-5 जो फार्मर्स हैं और हम एक ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल कर सकें, तो आई एम श्योर कि इससे शाई हुए होने की बजाय या इससे घबराने की बजाय इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर इसका यही है। उसके बाद अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारे जो कंपेटिटर स्पेशली जिन ममालिक के साथ हम एक्सपोर्ट में कंपटीशन है उनके साथ हमारा बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं होगा फिर ज़रात। ठीक है शमस इस्लाम साहब, अभी ये बात हो रही थी, मोहसिन भट्टी साहब ने बात की कि जी माफियाज हैं, मार्केट माफियाज हैं, वो प्राइस पे भी कंट्रोल करते हैं। एक काश्तकार को उसकी अपनी असल कीमत नहीं मिलती, महंगी उसे इनपुट्स मिलती हैं, लेकिन जब अपनी इजलास बेचने जाता है तो इन माफियाज का शिकार हो जाता है। ब्लेम गेम तो ये चलती रहती है। आप समझते हैं कि इन माफियाज को भी तोड़ा जा सकता है, जो काश्तकार है उसको एक्चुअल प्राइस मिल सके ताकि जो उसकी काश्त है उसके अखराजात हैं वो पूरे हो सके, वो भी अपने लिए बच्चों की रोटी कमा सके। जी बिल्कुल, देखें माफियाज रेंट सीकर्स उस वक्त बनते हैं जब हुकूमत अमल दखल ज़्यादा करती है कारोबार में, ज़रात में या किसी भी चीज़ में। ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जब आप इसको सिस्टम को आज़ाद करते हो। बात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके ऊपर कि जी 4 क्रॉप जो किसान की फसल की कीमत देनी है। 4 क्रॉप लगाने से पाकिस्तान का एक नुकसान तो ये हो रहा है कि आपकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो ज़्यादा खाद डाल डाल के ख़त्म होती जा रही है। जब आप उसको डाइवर्सिफाई करते हो क्रॉप को तो उसके अंदर अमोनिया और दूसरी चीज़ों की जो इसकी ज़रूरत होती है मिनरल्स की और उसकी वो बढ़ जाती हैं। लेग्यूम्स दालों की काश्त से आपकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन आप खाद डाल डाल के अपनी गंदम तो उगा लेते हो, चावल तो उगा लेते हो, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि दूसरी क्रॉप्स आप क्या, आपने 4 क्रॉप पे MSP रखी, कॉटन में लास्ट ईयर अनाउंस की, लेकिन कॉटन वाले को आपने ना उसकी MSP पे प्राइस पे उसको दी और दूसरा कॉटन लगाने वाले की क्रॉप डैमेज भी हुई मौसम की वजह से, तो ये नुकसान हुआ उसको। आपके पास 2 चीजें जो है जो आपकी एग्रीकल्चर को गारंटी करती हैं, वो एक तो ये है कि आपको पानी चाहिए, दूसरा आपको चाहिए खाद, और आपके पास ना गैस है ना आपके पास पानी के अब वो जराए हैं, क्योंकि इंडिया आपके तरफ जितनी तरफ जो डैम बना रहा है रिवर्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी उसकी वायलेशन करके, तो वो फ्लो वहां से भी बंद हो जाएगा। साथ ही आप देखें कि आपका अफगानिस्तान में भी काम शुरू हो गया है। आपको इसमें रहते हुए पाकिस्तान एक क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंट्री बनने जा रहा है और गैस की शॉर्टेज है जिससे आपकी खाद बनती है, तो आपको वो फसलें उगानी है जहां खादें कम से कम इस्तेमाल हो, जहां पानी कम से कम इस्तेमाल हो। गंदम अगर आप इंपोर्ट आज भी कर रहे हो इतनी बड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के, और जो बुनियादी वजह बनी है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो 30% पे इस वक्त आया हुआ है, या इससे पहले जब देखा बहुत ऊपर गया, वो बुनियादी वजह के स्टेपल की जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो उसमें आपके बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन किसान जो गरीब छोटा है उसको फायदा नहीं हुआ। आप वो अगर गंदम उगाएगा 4000 रुपये मन पे आप उससे खरीद लोगे, आपका डर जो सर्कुलर डेट है कमोडिटी ऑपरेशन का भी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 630 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो चुका है इस गंदम के ऊपर सब्सिडी देने का। ये सब्सिडी जो MSP की वजह से आपकी जा रही है फ्लावर मिलर्स को जा रही है। किसान से आप 4000 रुपये में लेते हो, फ्लावर मिलर को सस्ता दे देते हो और पूरा साल उसको आप ऐसा देते हो कि सारिफ को आटा महंगा देते हैं। ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। आबिद सुलेरी साहब समझदार आदमी हैं, अच्छे हैं, उनको पता है कि ये जो मार्केट का सिस्टम जिस तरह से हमने बनाया है ये 60s मॉडल ये फेल हो चुका है, नए रिवैम्पिंग की जरूरत है। उन्होंने मुख्तसर बात करके आगे बढ़ गए थे कि रिवैम्पिंग की जरूरत है। रिवैम्पिंग यही तो है कि आप MSP को खत्म करें और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस लगाएं, क्योंकि आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो ऐसा नहीं हो कि प्याज आप ज्यादा एक्सपोर्ट करके आज आपका प्याज और गंडे खाने नहीं मिलते, वो वाली पोजीशन पे ले आए
हैं कि आपका 300 रुपए किलो प्याज हो गई। आप अगर ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर देते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाओ जो लोकल मार्केट से ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपको लोकल प्राइसेस स्टेबल हो। राइस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कंसल्टेशन की, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और उसकी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो पिछले 1 साल तक चेंज नहीं हुई थी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट की वैल्यू वाइज आप देखो तो मैसिव इंक्रीज, 100% से ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ। आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। चावल वाहिद चीज है, इस मिसाल से आप समझ लें कि जिसमें अंदर हुकूमत की कोई इंटरवेंशन नहीं है, एमएसपी नहीं है उसके अंदर, वहां हुकूमत धान नहीं खरीदती लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखी हुई है ताकि चावल सस्ता बाहर ना चला जाए, चावल स्मगल हो ना हो जाए, उसको रोकना होगा। बॉर्डर पे कंट्रोल करने पड़ेंगे। ईरान और आपका अफगानिस्तान जो चावल जाता है वो मिस डिक्लेयर्ड है, बासमती वहां खाया जाता है और आपकी जो डॉक्यूमेंट पे दिखाते हैं कि जी वो ईरी नॉन बासमती जा रहा है आधी वैल्यू पे। तो इस सिस्टम में जो एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसको मिलकर इंप्रूव करना है, लेकिन आपको जो गाइड करते हो, जो डिक्टेट करते हो, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको मार्केट को ग्रो करना। आप अगर किसान आपका कैनोला लगाता है या उस पर सोयाबीन पे जाता है तो उसको उसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी। आज मस्टर्ड सीड आपका उगा रहा है उसको प्राइस 6000 की मिल रही है। आपका तुख्म बलंगा जो है, जो एक पानी चाहिए उसको, वो आज इंडिया तक को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फार ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हो। $6000-7000 पर टन की क्रॉप है। तुख्म बलंगा है आपके पास ये फेनल सीड है, आपके पास जीरा है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो हाई वैल्यू है, जिनको आप माइनर क्रॉप कह के साइड में रख के बैठे हो, क्योंकि उन माइनर क्रॉप्स को जो किसान ऐसे एरियाज में जहां पानी नहीं आता, नहर का पानी, जैसे आपके जेलम चकवाल की साइड को देख लें, वहां किसान के पास बारिश के अलावा कोई और जरिया नहीं है। वहां अगर पीनट की क्रॉप को ग्रो करता है और मस्टर्ड सीड को ग्रो करता है या दूसरे वो उस पोटोहार के रीजन में सोयाबीन ग्रो करता है तो आपको उसको पैसे मिलेंगे, उसकी हालत चेंज होगी। मैंने तो आज तक, मेरा 34 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कमोडिटीज का, मैं तो उन किसानों को देखता हूं, उनकी तो बनियान फटी हुई होती है, उनके पास पैसे नहीं है, आज भी वो कच्चे घर में रह रहे हैं, आज भी वो अचार प्याज से रोटी खाते हैं। इस वक्त प्याज इतनी महंगी हुई, क्या वो बेचारा प्याज अफोर्ड नहीं कर सकता? तो जो उगाने वाला है उसके हाथों को काटे नहीं, उनको आप उनकी प्राइस दें, वो मार्केट देती है। मार्केट में अगर आप फिक्स कर दोगे तो फिर उनको बेनिफिट नहीं जाता। अपने माहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। कुरैशी साहब, ये जो बात की कि किसान की हालत ये है कि उसकी बुनियाद फटी होती है, अगर मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूं, जब हम बहुत छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ जो गंदम काश्त होती थी 10 से 12 मन, फिर हमने देखा 18 से 20 मन पे चली गई, फिर उसमें और रिसर्च आई, नया बीज आ गया, गंदम की पैदावार बढ़ गई। लोग कहते हैं कि बाज़ ममालिक में जहाँ बीज के ऊपर रिसर्च की जाती है, नए नए बीज दरियाफ्त किए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर आपकी काश्त बहुत बढ़ जाती है। हम जब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, क्या इनसे हमने इस्तिफादा हासिल किया? जो बीज की बात आप भी कर रहे थे कि उसे बीज ही नहीं मिलता, जो बीज अब बोएंगे उसकी बुनियाद पर ही आपकी काश्त जो है वो फसल आपकी निकलेगी। अच्छा हैदर साहब, आपके जवाब से पहले मैं ज़रा वेलकम कर दूं, वहीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फ्रूट एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के जो एसोसिएशन है फ्रूट एक्सपोर्टर्स की, उसके भी जो वो प्रेसिडेंट हैं। तो जाहिर है कि ये सवाल सर उनसे भी बनता है कि जब किन्नू की पैदावार कम हो जाए और किन्नू हम बाहर भेजने से कासिर हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल है। लेकिन हैदर साहब, जो बात मलिक साहब ने आपसे की उसको काइंडली ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि बीज का मामला ना बहस में हम बड़ी आसानी से कर देते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए फिजिबल भी है। देखिए, बुनियादी दो तीन चीज़ें। एक तो मैंने इब्तदाइये में बात की, आपके पिछले सेगमेंट में चला कि आपकी 1 से 1.5 मिलियन एकड़ लैंड सालाना रियल एस्टेट और इंडस्ट्री की नज़र हो रही है, जहां आपके पास पानी भी मौजूद है, स्वीट सॉइल, वाटर, आइडियल प्रोडक्टिव लैंड। उधर हम नई नहरें, नए डैम बनाने की बात कर रहे हैं, न्यू एरिया अंडर कल्टीवेशन लाने की बात कर रहे हैं। SIFC उस पर बहुत 1 से 2 मिलियन एकड़ सालाना लाना चाह रही है। तो दूसरी तरफ हमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और मैं सुलेरी साहब की इस बात से एग्री करता हूं, और मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, मैंने तो, और बिल्कुल ड्रोन टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की, वो जितनी ओपन होएगी तो उतनी सस्ती होगी, और मैंने बहुत तरद्दद कर 2-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूं, और 1-2 कंपनियां ही हैं उनके पास लाइसेंस है। बट कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम ये है जो शमस साहब बात कर रहे हैं, बात ये है कि आपको अफगानिस्तान और जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग है, ये तो आपको लेके बैठ गई, ये आपकी कॉमर्स, आपकी
बेस को इसने इरेडिकेट कर दिया और एग्रीकल्चर को इसने जितने इसने किए हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं चावल अंडर होता है गलत ब्रांडिंग में, लेकिन आपकी ये पिछली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और आर्मी चीफ ने जो ITMMS का सिस्टम लाए, जो आपके 5 बॉर्डर्स जो तोरखम से लेके बलूचिस्तान तक जो अब बिल्कुल रीवैम्प हो रहे हैं, तो उससे ये स्मगलिंग में काफ़ी, जिसमें करेंसी स्मगलिंग भी है, एग्रो प्रोड्यूस भी है, तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी अभी भी जो आप 10-12 मन की बात कर रहे हैं, अभी आप की नेशनल एवरेज जो है, बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हैं वो बता दें क्या है, 30-32 मन होगी, 40 मन होगी, और हम भी 50-60 मन तक ले पाते हैं। कई हाई परफॉर्मिंग सीड्स होते हैं, लेकिन एक एवरेज फार्मर को जो टेक्नोलॉजी मिलती है, इस बारी उसको यूरिया ही नहीं मिली और इतनी स्ट्रेस में है वीट कि उसका 1.5-2-3 मिलियन टन का इम्पैक्ट आना है सिर्फ यूरिया की महंगी होने की और अदम फरामी की वजह से, बिकॉज नाइट्रोजन वॉज। लेकिन ये बात जो कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल मैं ऑयल सीड्स उगाता हूँ शम्स साहब, मैं कनोला भी करता हूँ, मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करता हूँ, लेकिन ना उसका सीड अवेलेबल है जिस क्वांटिटी में चाहिए फार्मर को, ना उसकी एक्सटेंशन सर्विस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपके सूबाई जो आपकी कैपेसिटी की बात की सुलैरी साहब ने, आपका पंजाब सपोजिटली सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है कैपेसिटी। यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग के हालात में आपको बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। एक तो अंडरस्टाफ्ड है, दूसरा एक जो इनका फील्ड अफसर है उसकी मंथली लगी हुई है लोकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डीलरों के साथ, वो दवाई वो बताएगा जिसमें उसको किकबैक है। तो अच्छा, जेनेरिक ने आकर इस मुल्क की एग्रीकल्चर पैन को बर्बाद कर दिया। जितनी पेस्टिसाइड है सारी डंप हो रही है चाइना से। मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, 3-4 होती थी, उनको वो महंगी दवाई बेचते थे, लेकिन दवाई तो होती थी। अभी तो ये जो कचरा है वो बेचा जा रहा है। एक जिले में मलिक साहब पंजाब में 400 पेस्टिसाइड कंपनीज फॉर्मुलेशंस रजिस्टर्ड हैं। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं, एक जिले में 4 वो कुपियां भर रहे हैं और वो फार्मर को ब्रांडिंग करके दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीड मेज में क्या रेवोल्यूशन आया। मेज में ये रेवोल्यूशन आया कि एग्रीकल्चर में वीट का एरिया, आपका पोटैटो का एरिया, आपका बहुत सारा क्यों शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपके पास इंपोर्टेड सीड है, वो 150-200 मन तक मेज यील्ड आ रही है। आप उसको प्राइस ना भी दें तो उसको आपको यील्ड्स बढ़ानी है। यील्ड बढ़ती है सीड से। और ये जो फरमा रहे हैं शम्स साहब, हम तो चाहेंगे कि फार्मर लगाए, कनोला लगाए, लेकिन आपकी जो ऑयल इंडस्ट्री है, आपकी जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, ये माफियाज हैं, ये नहीं देते उसको प्राइस और ये उसको मारते हैं। और ग्रेन मार्केट, और मैं कंज्यूमर की बात की यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इस बात पे फोकस करना है कि फार्मर से अर्बन सेंटर्स में हम किसी तरह एक ऐसा बेल्ट इनिशिएटिव लाएं, जिस तरह बेल्ट इनिशिएटिव चाइना में है, कि ये गल्ला मंडियां इरेडिकेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस्तेसाल होता है। आप अपने नुमाइंदे भेजें, ये सारे गल्ला मंडियों के चेयरमैन, इनके आड़ती बैठे होते हैं, इन्होंने एका किया होता है कि आज हमने फार्मर को मारना है, आज हमने गंदम वाले को मारना है, आज हमने मुंजी वाले को मारना है, आज हमने आलू वाले को मारना है, और ये मजबूर है कि दे के जाएगा। और शहरों में ये 100% का फर्क है मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं, हर क्रॉप में, और यही फूड इन्फ्लेशन की वजह है। तो ये स्ट्रक्चरल चीजें हैं फवाद साहब, हमें इनके ऊपर भी फोकस करना है, और हमें हाई क्वालिटी। और आपने सीड की बात की सर, हालत ये है, और ये मैं जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि आपकी पंजाब सीड कॉरपोरेशन इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स को उसने बहुत सर्विस की है। आज पंजाब सीड कॉरपोरेशन को अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, NARC जो आपके मेन रिसर्च के इदारे हैं, वो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्री बेसिक सीड नहीं दे पा रहे, और उनकी लाइंस लगी हैं अनफॉर्चुनेटली विद प्राइवेट सीड कंपनीज। वो सीड जो रिसर्च का होता है, वो जो ब्रीडर माफिया इन यूनिवर्सिटीज में बैठी है अनफॉर्चुनेटली, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, वो वहां से डायरेक्ट सीड जो है वो निकल जाता है। और जो सरकार के इदारे हैं जहां सबसिस्टेंस फार्मर को सब्सिडाइज्ड सीड मिलता है, वो बेचारे रोते हुए हमारे पास आते हैं, और मेरे पास भी कई बार आए, वो कहते हैं जी हमें सीड ही नहीं देते। सरकार के इदारे, सरकारी इदारे को सीड नहीं देते। तो इसके लिए भी मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को इसके ऊपर भी फोकस करना है। बॉटम लाइन सर, द बक स्टॉप्स एट सीड। सीड नहीं है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक, अभी आपने किन्नू की बात की, हम आगे चल के शायद करेंगे बात, लेकिन अब आपके वेदर पैटर्न्स जो हैं वो 25-30 साल पुरानी सीड वैरायटीज के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आपके एक्सटेंडेड विंटर्स हो गए हैं, आपके इरेटिक समर्स हो गए हैं, तो आपको अब सीड्स भी वो डेवलप करने हैं जो अगले मौसमी हालात को चेंज के साथ टॉलरेंट हो। सर एक बड़ा मैं मोहसिन भट्टी साहब से एक बात, सर ये नहीं, मैंने एक बड़ी बुनियादी बात पूछी। एक बड़ा मसला आ गया है
मसला ये आ गया है कि हैदर साहब कहते हैं कि 400 इकसाम के पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड के साथ साथ भट्टी साहब एक और कंपनियां एक एक डिस्ट्रिक्ट में भट्टी साहब इस पर भी तबसरा करते हैं, लेकिन साथ ये भी बता दें, जो भी बात कर रहे थे कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे, डॉक्टर आबिद साहब भी बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चे भूखे मार रहे हैं, गंदम हम स्मगल कर रहे हैं। मलिक साहब बड़ी ही तकलीफ दे बात है। यहाँ पे ना जो असल इशू है ना वो ये आता है कि रियासत होती है माँ के जैसी, लेकिन ये माँ वो है जो हमारी सौतेली माँ है, जो सलूक बराबर नहीं करती है, जो कुछ तबकात को नवाज देती है और कुछ तबकात का, कुछ बच्चों का गला घूंट देती है। अब देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं ना कि अभी जैसे मुख्तलिफ कुछ सब्जियाँ आती, कभी टमाटर रुल जाता है, कभी प्याज रुल जाता है, इस दफ़ा मेज़ रुल गई है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब ये क्रॉप लगती है तो क्या हमारा कोई ऐसा इदारा है, क्या हमारा महकमा ज़राअत ये बताता है, क्या वो किसानों के साथ राब्ते में होता है कि आप इससे ज़्यादा लिमिट में ना लगाएं? क्या हमारे पास वो आगे इंडस्ट्री, आगे इसको, इसकी बाई प्रोडक्ट्स, इसकी आगे मुख्तलिफ चीज़ें, इसकी टमाटर की पल्प तैयार करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ें हैं? क्या हमारा जब कोई प्याज आ जाएगा उसकी एक्सपोर्ट के लिए कोई इंतज़ाम है? हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता। हमने हर दफ़ा कई दफ़ा कोई आलू आएगा तो वो एक दफ़ा शॉर्टेज ऐसी होगी कि लोग बिलक रहे होंगे और अगली बार वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग रुल जाएंगे। तो यहाँ पे कभी भी कोई मैकेनिज़्म नहीं बन सका। इसी तरह अगर हम बात कर लें कि हमारी यहाँ पर आप देखें कि जैसे दूध है, अब दूध जो है ये किसान की बाई प्रोडक्ट्स है। किसान असल में तो ज़राअत के साथ वाबस्ता है, उसने भैंसें रखी हुई हैं कि वहाँ पे चलें उसका कुछ गुजारा हो जाए। हम उससे, किसान से जो दूध लेते हैं वो हम 80 रुपए से 90 रुपए लीटर लेते हैं, जब यहाँ पे खुद पैक्ड दूध 310 रुपए है। अब मुझे ये बताएं वो बाकी मार्जिन कौन खा रहा है? किसान को हम दूध की कीमत सही नहीं देते हैं। जब किसान को दूध की सही कीमत नहीं देंगे तो वो डेयरी सेक्टर में वो भैंसों पर वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ दो छोटे छोटे काम कर ले कि अगर वो भैंसों को खुला छोड़ दे, उसको चारा और साफ पानी, सायादार जगह ये दे दे तो दूध की पैदावार एकदम बढ़ सकती है। लेकिन आपने उसके पास पैसे ही नहीं है, वो अपना बेचारा 18 सा भी बना सकता सर। वो उसको 150 रुपए लीटर तो घर कॉस्ट करता है दूध, तो आप उसे 80 रुपए से 90 रुपए आप लीटर लेते हैं दूध, और उसके बाद जो हमें देते हैं वो 300 रुपए लीटर देते हैं और वो भी 3.5% फैट वाला। नदीम, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो मामला अभी भी वहीं के वहीं है। बहस को आगे बढ़ाएंगे कि फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उससे कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद थी। वही साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। लेकिन ये बताइएगा कि अक्सर अब तो कहा जाता है ये जी इंपोर्टेड स्ट्रॉबेरी है, ये इंपोर्टेड फ्रूट्स है, एप्पल मैं देखता हूँ वो भी बाहर से आते हैं, फ्रूट्स हम बाहर से ला रहे हैं, और साथ साथ अब तो सब्जियां भी कहा जा रहा है कि ये भी बाहर से आ रही हैं जी, ये सारी वेजिटेबल अब बाहर से आती हैं। क्या हम अपने यहाँ सब्जियां भी काश्त नहीं कर सकते? जी शुक्रिया जी। बात यह है कि जो आपने सवाल किया इंपोर्टेड फ्रूट का, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टेड फ्रूट लीगली आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 2-3 साल से ज्यादा जो है इसको हो गया है, जो बैन लगाया हुआ है। जी जी। हम सिर्फ सब्जियां मंगा रहे हैं, वो भी 2 सब्जियां हैं, अगर हमारे पास मौजूद ना हो तो उसमें एक गार्लिक हो गई और जिंजर हो गई। अब मैं ये आपको बताता हूँ, जितनी भी फ्रूट्स आ रहे हैं ये वाया ईरान के थ्रू आ रहे हैं या अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये चीजें हैं। और बात है कि आपने जो पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान माशाल्लाह एक ज़रई मुल्क है, हम किताबों में यही पढ़ते थे। और बात ये कि मैं खुद इस कारोबार से जो फैमिली बिजनेस से ज्वाइन किया है 99 में, और फिर 15 साल में जो हो गया जो हुकूमतों के साथ मैं होता हूँ, जो फेडरल हुकूमत पॉलिसी के अंदर हर चीज़ों में, मेरा एक ही बात कहनी है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को पूरा बदलना पड़ेगा। और मेरा बड़ा क्लियर विजन है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ते रहेंगे और बढ़ रहे हैं अभी भी, और उसकी वजह है क्लाइमेट चेंज।
अगर आप 2013 से देख लें, पाकिस्तान में सैलाब आना शुरू हो गया और अभी शदीद चीजें बदल रही हैं। और आप देख लें, आज मार्च का महीना हम है और कराची में कितनी हवाएं रात शाम के टाइम चलती हैं, कितनी टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह पंजाब की भी बात है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनली जो क्रॉप है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। हमारा कभी प्याज शॉर्ट हो जाता है, कभी आलू शॉर्ट हो जाता है, कभी टमाटर शॉर्ट हो जाता है, कभी बम्पर क्रॉप हो जाती है। तो ये सिलसिला रहेगा। बात ये कि इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, कभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कभी भी एग्रीकल्चर में नहीं बदलेगा। हम जितनी भी बातें कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी हुकूमत की पॉलिसीज वो फेडरल हो या प्रोविंस हो, इसलिए 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से सूबों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिसर्च कर सके। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कोई भी डिपार्टमेंट में अभी आप पाकिस्तान के चले जाएं रिसर्च के, वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, काम सिफर बटा सिफर है। हमारे मुल्क में आज तक जितनी भी ऑलमोस्ट सब्जियों के सीड्स आते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, बाहर से आते हैं। हमने खुद ने क्या प्रोड्यूस किया? मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। तीनों की इंडस्ट्री हमारी 220 मिलियन डॉलर की है, वो आके 100 मिलियन डॉलर पे आ गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कीनू सिट्रस में फॉल करता है। सिट्रस का मतलब ये होता है कि जिसमें लेमन, ग्रेप फ्रूट और आपका नींबू, ये जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं वो सिट्रस के अंदर फॉल करते हैं। तो कीनू जो मैंड्रीन है, इसे कहते हैं इजी पीलिंग फ्रूट, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसकी जो लाइफ होती है दुनिया के अंदर, जो लोग 25 साल के बाद न्यू वैरायटी में काम करते हैं। पाकिस्तान आज 60 साल हो गए और कीनू की वैरायटी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, इसकी जिंदगी अब नहीं रही। क्योंकि जो भी चीज एक्सपोर्ट आप करते हैं, अगर उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, रशिया हमारी नंबर 1 मार्केट थी, वो आज होके वहां पे 3.5 से 4 हजार कंटेनर जाते हैं, मुश्किल से वो 1000 से भी नीचे आ चुके हैं। वो भी मजबूरी है कि छोटा दाना कहाँ लेके जाएं, मगर वहां से भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमने यही बात की है हुकूमत से, अभी उससे पिछली 10 सालों से हमने ये 10 साल पहले हमने ये उठाया था कि सिट्रस को, कि मैंने खुद ये बात करना शुरू कर दी कि हम न्यू वैरायटीज के ऊपर पैरेलल काम शुरू करें, मगर लोग इस बात को मजाक समझते थे। यहाँ तक कि हमारी इंडस्ट्री भी ये मजाक समझती थी, क्योंकि हमारे लोग या हुकूमत जो है वो आज को देखते हैं। कल को वो हुकूमत हो या प्राइवेट सेक्टर हो वो कल को नहीं देखते। मसला ये पाकिस्तान का आज तो सब जो हो जाए वो सही है, मगर जो भी मुल्क की एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या मुल्क की कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी होती है ना, कम से कम मिनिमम 10 साल तो होना चाहिए। ये मुल्क हमारा क्विकली ये बताइएगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप एक्सपोर्टर हैं, आपको दुनिया का की नीड पता है कि दुनिया को किस तरह का कीनू चाहिए, किस तरह का आम चाहिए, किस तरह के दीगर फ्रूट्स चाहिए, तो क्या प्राइवेटली आप पाकिस्तान में बीज ला सकते हैं? कोई ऐसी प्रोविजन है लॉ में? देखें जी, हमने इस पे भी बात की कि हम बीज लाएं, वैरायटीज लेके आए बाहर से, कि अगर आपसे नहीं हो रहे हमें तो करने दो कम से कम। मगर हमें वो इंपोर्ट परमिट इशू ही नहीं कर रहे कि हम वैरायटीज लेके आए। वो कहते हैं जी इन मुल्कों से आप लेके आ रहे हैं, डिजीज है। मैंने बोला पाकिस्तान में कौन सा डिजीज रह गया जो अब रह गया कि जो हम नहीं कर सकते? हम कहते हैं डेवलप मुल्क से लेके आए हम लोग। हम नहीं कह रहे कि कोई जाके युगांडा से ले आए। हम कहते हैं जो मुल्क टर्की है, अमेरिका है, चाइना, जो डेवलप मुल्क है, जिनकी मोरक्को है, जिनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है सिट्रस की वर्ल्ड के अंदर, उनके मुल्कों से हम लेके आए, पाकिस्तान में काम करें, हम नर्सरी डेवलप करें। और नर्सरी जो पाकिस्तान में डेवलप करें उसको सही तरीके से करें। आज नर्सरी से ही आपकी डिजीज और जितने भी जो भी शुरू होता है वहां से काम खराब शुरू होता है। आज पाकिस्तान के ऊपर कोई नर्सरी नहीं है। जब तक आपकी नर्सरी प्रॉपर तरीके से डेवलप और हुकूमत उसको ऑन ना करें और इसके ऊपर लॉ अप्लाई ना करेंगे, तो वही हाल हो रहा है जो कीनू का होना है। इसलिए कि नर्सरी डेवलप करना बड़ा जरूरी है कोई भी वैरायटी से। देखें, पहले तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमें पाकिस्तान में 15-20 वैरायटी सिट्रस की लानी पड़ेगी, फिर हमें पता चलेगा कौन सी वैरायटी इस हमारे मुल्क में वो सूट करती है। हमें नया एरिया भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमें न्यू वैरायटी भी करनी पड़ेगी। हमने जो केयर टेकर हुकूमत प्रोविंस की थी या फेडरल की थी, कमेटियां भी बनी,
आगे काम भी इसके ऊपर हुआ, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। जो इनको चेयर कर रहे थे फैसलाबाद के वाइस चांसलर कर रहे थे, मगर उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई काम करेगा। मैं आप तो बड़ा क्लियर बोलूंगा ना, वो आज तक कोई प्लान लेके आए 4 महीने का। सबको पता है कि करना क्या है, मगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है। कोई ऑन नहीं करता पाकिस्तान को, तो एग्रीकल्चर को क्या ऑन करेगा, सब अपने देखते हैं कि हाँ। तो अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी तो क्या रहेगा। मैं आपको क्लियर विजन बता दूं कि आने वाला, खैर फूड सिक्योरिटी के मसाइल तो आज बढ़ ही गए, आने वाला इतना बुरा होना कि हम क्या करेंगे, और एक सवाली जवाब हमारे लिए बन जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क एग्रीकल्चर में बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और आज जो जंग जो आने वाली है वो फूड सिक्योरिटी और पानी के ऊपर, और हम लोगों का कोई प्लान नहीं है। वरना नजर आता है कमेटीज बन जाती है, हुकूमतें आ जाती है, और मैंने 15 साल में कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान के अंदर, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर के, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट लेके आती है। जो हुकूमत आती है कहती है यार आज क्या आना है वो बताओ, हमारी तो हुकूमत ही चली जाएगी, इसके ऊपर हमने क्या करना है। जी, अली तोकीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल जो है एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। शेख साहब बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में शिरकत करने का। जो बात अभी हम कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है जिसके तकाजे हैं बाकायदा, जिसको हमने फेस करना है, उसकी बुनियाद पर ही हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको यकीनी बना सकते हैं। लेकिन हमें शायद इस बात का इदराक नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज है कितना अफेक्ट कर रहा है हमारी फूड सिक्योरिटी को। अभी हम जिस एरिया की बात कर रहे थे, किन्नू स्टेटस की हम बात कर रहे थे, हमारा जो सरगोदा है वो वन ऑफ द बेस्ट एरिया इन पाकिस्तान, उसमें भी इस बार अगर आप जाएं उसके पास, जो ग्रोअर है उसके पास जाएं, तो बेचारा रोता हुआ नज़र आता है कि जी इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी बुनियाद पर हमारा किन्नू जो है वो सही, हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकी। और अभी जो जिक्र कर रहे थे कि 220 मिलियन डॉलर की जो हमारी किन्नू की इंडस्ट्री थी सिट्रस की, वो 100 मिलियन डॉलर पे आ गई है। बजा फरमाया, जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है। उस क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज होने की वजह जो है वो ये है कि हमारी बारिशों का पैटर्न चेंज इस तरह से होता है कि जब हमें बारिश नहीं चाहिए होती उस वक्त हो जाती है, या ज़रूर से बहुत ज़्यादा होती है, या बहुत लेट होती है। उसकी वजह से यह है कि जो हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी थी वेदर में और क्रॉपिंग पैटर्न में, जो एक सेट हमारा रूटीन था, वो सब चेंज हो गया है। जो लार्जर फार्मर्स हैं उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो ऐसी फसलें थी जिनको बेवक्त बारिशों के साथ नुकसान होता था, उससे निकल के उन्होंने शुगर केन लगाना शुरू कर दिया बाय वे ऑफ एग्जांपल, या राइस पैडी ऐसे इलाकों में लगानी शुरू कर दी जहाँ पे नहीं बीजनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ डेजर्ट में हम पैडी या राइस लगाते हैं, मुंजी लगाते हैं, और जो रेन की पैटर्न में चेंज हुई है उसकी वजह से हमने शुगर केन के एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और ये अभी बढ़ता जा रहा है। कम से कम लोग अब वीट लगा रहे हैं, कम से कम लोग मेज़ लगा रहे हैं। फ्रंटियर में मेज़ का इतना नुकसान था पिछले साल। तो ये एक इस वक्त एक बड़ी रैंडमनेस है हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में। मैंने पिछले स्पीकर को नहीं सुना, मगर जो आखिरी 1-2 सेंटेंसेस मैंने उनसे सुने, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कुछ करना नहीं चाहता, मगर उसके लिए जो रिसर्च करने की ज़रूरत है, जो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और जो सब्सिडीज़ को रीएलोकेट करने की या एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, उस तरफ अभी तक कोई तवज्जो ख़ास नहीं दी हमने। सर ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, बल्कि आज की डिबेट को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन चूँकि कल भी आप इसी डिबेट को देखेंगे रात 8 बजे और फिर रात 10 बजे, ताकि किसी न किसी हम सोल्यूशन की तरफ जा सकें। इस डिबेट का मकसद भी ये है कि चलें हमारी आवाज़ जो है हम किसी हद तक हुक्मरानों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं हुकूमत से। अगर पूरे मुल्क को आप जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र कर देंगे तो फिर गंदम और चावल कहाँ काश्त करेंगे ये। और एक एक शख्स के पास अक्सर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी से पूछे ना कि वो कारोबार क्या कर रहा, कहता जी मैंने 50 प्लाट ले लिए हैं। यानी बजाय इसके कि मुल्क की इकानमी के अंदर वो किसी दुकान, किसी ट्रेड की बात करे, वो प्लाटों की बात करता है। और इसी शायद कुरैशी साहब इस बात से हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि इसी ने आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया है। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल 8 बजे पाकिस्तान डिबेट में दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।